हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और नरेश में। मैं नरेश चौहान आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2020 का मैथ का पेपर सॉल्व। और आप यहां पर देख सकते हैं ये 6/10/2021 का है। मतलब जो एसएससी एमटीएस है वो एक साल लेट चल रहा है। और ये 6 तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, पहले वीडियो को पॉज करो और पहले एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पास मैं बोलूंगा कि देखो, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो आप लोगों को कम से कम बोलूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर का 5 से 6 सेट पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, केवल 5 से 6 सेट पेपर कम से कम सॉल्व कर लेना। अब ये किस तरीके से सॉल्व करना है मैं ये भी बता देता हूँ। देखो, एक दिन में आपका टोटल 3 बार एग्जाम हुए थे, मतलब 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप तीनों शिफ्ट का पेपर को सॉल्व कर लिए फिर कोई 3 पेपर, मतलब 3 शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर लिए। ऐसे नहीं करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट दिन का पेपर उठाना है और आपको कोई एक शिफ्ट को करना है सॉल्व। तो ऐसे ही करके आपको टोटल 5 से 6 दिन का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इसका। क्लियर है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 40 आर देयर, मतलब 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो मतलब आपको सिंपल सा क्या बोला, फैक्टर पूछा है आपका 40 का। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। 40 का एलसीएम निकालते जाओ, मतलब फैक्टर में टर्म्स में तोड़ लो, इसको ब्रेक कर लो। तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 1। तब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आपका क्या होता है, 2 के पावर में 3 है तो क्या करूंगा मैं, 3 + 1 कर दूंगा, समझ रहे हो। और यहाँ 5 के पावर में 1 है तो 1 + 1 कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो गया, 4 × 2। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर निकालोगे, क्योंकि आपसे टोटल फैक्टर बोला है। अब क्वेश्चन एक चीज ध्यान से समझना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर टोटल फैक्टर बोला था, क्योंकि देखो ये जो मैंने निकाला 8, वो क्या था, वो टोटल फैक्टर था। टोटल फैक्टर मतलब क्या होगा, इसमें ऑड भी रहेगा, इसमें इवन फैक्टर भी रहेगा। मतलब आपका इसमें आपका विषम गुणनखंड भी रहेगा और आपका सम गुणनखंड भी रहेगा। समझना बात को। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि आपका ऑड फैक्टर कितना है, बात समझना, ऑड फैक्टर कितना, तब आप कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, ऑड फैक्टर जब भी बोले तो आपको वैसे ही करना है जैसे भी मैंने किया था, यानी 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 1। तो यानी विषम गुणनखंड आपको निकालने बोले तो आप क्या कर कीजिएगा, केवल विषम संख्या का ही नंबर को उस तरीका से कीजिएगा। मतलब यहां पर आपका विषम संख्या क्या है, केवल आपका 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। समझ गए, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका ऑड फैक्टर निकालने का। अब उसी तरीके से आपको इवन बोले तो आपको इवन के लिए निकालना नहीं है, आपको क्या करना है, पहले टोटल निकाल लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल में सभी संख्या से आपको करके निकालना होगा और फिर उसमें से ऑड को माइनस कर देना, मतलब ऑड संख्या भी निकाल लेना। माइनस करोगे तो क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, टोटल में क्या होता है आपका, ये ऑड प्लस इवन। अगर आपको इवन निकालने बोले तो पहले टोटल निकाल लो, फिर इवन माइनस कर देना। देखो डायरेक्ट आप इवन निकाल सकते हो, मगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बोलूंगा, प्रीफर करूंगा पहले टोटल निकाल के आप ऑड को माइनस कर देना। समझ रहे, आपका आंसर वही आएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 300 to 390 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7। तो सिंपल सा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 300 से लेकर 390 के बीच में कितने ऐसे संख्या है जो आपका 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन संख्या बात किया गया, जो 5 और 7 से विभाजित हो जाता है, मतलब इसका फैक्टर, मतलब इसका गुणनखंड होगा वो संख्या। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 35 हुआ। तो मतलब जो भी संख्या होगा वो आपका 35 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी जाके वो आपका 5 और 7 का से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 35 को मैं क्या करूंगा, 10 से गुना कर दूंगा। तो मेरा क्या बन गया, 350 बन गया। बना कि नहीं बना 350, यानी 350 एक ऐसा संख्या है जो आपका 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो। और ये 300 और 390 के बीच में भी आ रहा है, यानी 350 हो गया। अब इसमें 35 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 385 बन जाएगा। अब 35 घटा दोगे तो क्या बन गया, ये आपका 315 बन गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि केवल 3 ही संख्या आपको दिख रहा है, 315, 350, 385। तो ये चीज आपको वहां पर आपको सोचना होगा, ठीक है। और आपको मैंने ये भी चीज बता दी थी प्रीवियस वाली वीडियो में, अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो डायरेक्ट आप एपी का फॉर्मूला का मदद से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन को देखना, इस वाले क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है।
तो इसको कैसे चेक करोगे? सबसे पहले इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 है, 3 के अंदर में आपका पावर है 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो यहाँ पास जब भी आपको क्या करना, जब ऐसे दिखे नंबर तो आपको पहले ऐसे कर लेना, फिर क्या करना, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना। सिंपल सा 4 और 6 का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 12। तो 12 को दोनों जगह गुना कर दो, यही चीज आपको केवल करना है। तो 4 से काटोगे 3 बार में कट गया, 6 से काटोगे 2 बार में कट गया। यानी अब आपका क्या हो गया, 3 के पावर में 3 हो गया और एक जगह 7 के पावर में 2 हो गया। अब आप आसानी से कर सकते हो, यानी 27 हो गया, ये आपका 49 हो गया। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको ऐसे बोला, तो बताओ 27 बड़ा है क्या 49 से? तो नहीं बड़ा है, मतलब ये गलत है। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर नहीं, मतलब ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाले को भी उसी तरीके से चेक करेंगे। 3 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, 3 6 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 को जब मैं यहाँ से करूंगा तो क्या आएगा, 7 का पावर में 2 आ जाएगा एक जगह, और 11 का पावर में कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं 1। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 11 का क्या होता है 11, और ये था ऐसे, यानी अब 49 बड़ा है कि नहीं 11 से, तो बड़ा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ओनली 2 आपका ट्रू है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ वाले भी क्वेश्चन को देखना ध्यान से। आपको बोला एन का वैल्यू दे दिया, आपसे 1/n का वैल्यू पूछा है, केवल 1/n का वैल्यू पूछा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही वाला करना है, रेशनलाइज करना है। तो n का वैल्यू आपके पास ये है, तो 1/n क्या होगा, नीचे में आपका ये सब सारा कुछ चला जाएगा, तो ये आपका -√3। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा रेशनलाइज करना होता है, मतलब यही वाला संख्या से रेशनलाइज करो। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैं क्या करूँगा, प्लस करके रेशनलाइज करूँगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ईजी बने। तो ये आपका 11 हो जाएगा, अब प्लस के टर्म्स में √3 हो जाएगा, ये आपका √3 होगा। और यही चीज़ नीचे भी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह करोगे तभी ना ये आपका कट के बैलेंस रहेगा मैथ। तो ये आपका 11 हो गया प्लस √3 हो गया। तो नीचे देख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 11 √11, तो मतलब 11 हो गया यहाँ से आपका, √3 है तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, मतलब 11 से 3 जाएगा कितना हो गया 8 हो गया। यानी अब आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऊपर में आपका 11 प्लस √3 और नीचे में 8 होगा। यानी अब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कुछ ज़्यादा नहीं करना था, अगर इसको आगे भी अगर फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग में सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, पी के जगह पे क्या वैल्यू रखोगे जो आपका 9 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन आपका ये है 2 2 5, ये आपका p हो गया, ये आपका 9 हो गया। बोला इस p के जगह में क्या वैल्यू रखोगे जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पास मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में भी जितना भी एग्जाम हुआ इस टाइप का क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि 9 कौन सा संख्या को डिवाइड कर सकता है। तो 9 वही संख्या को डिवाइड कर सकता है जो सभी संख्याओं का जोड़ 9 के टेबल में आ जाए। समझ रहे? तो यानी यहाँ क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 और 5 कितना 9 हो गया, और 9 9 18 हो गया। देखो 9 9 18 हो गया ना। अब आपको पता है 18 9 के पहाड़ा में आता है, यानी इस पी के जगह पे आप क्या रख सकते हो, या तो 9 रख दो, तो 9 तो आपका ऑप्शन में है नहीं, या फिर पी के वैल्यू पे क्या रखोगे 0 रख दो, क्योंकि 18 प्लस 9 क्या होगा 27, 27 से 9 आपका डिवाइड हो जाएगा, और 9 18 में प्लस 0 जोड़ोगे तो क्या होगा 18 ही होगा, फिर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं बता दूं एसएससी में क्वेश्चन आपका डिविजिबल बाय 9 देता है, एक आपका 11 देता है। यही दो संख्या आपको ज्यादा देता है, तो कम से कम 9 और 11 का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको कोई भी संख्या को डिवाइड करता है ये दोनों संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा आपका मतलब सही है, फिर कौन सा गलत है। तो यहाँ पास आपको याद होगा मैंने प्रीवियस टाइम में भी आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक का जो भी आपका रूट होते हैं सबके कम से कम आपको इतने आने चाहिए, और ये सबको याद करना भी बहुत आसान है। ये चीज मैंने आपको ये भी बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट में क्या है, तो आपको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ गलत, अगर कुछ भी गलत होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ √7 का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा होता वीडियो। तो देखो 4 का जब मैं पूछूंगा स्क्वायर रूट तो आप क्या बोलोगे, 2 बता दोगे, बता देते हो ना। अब मैं 5 का बोलूंगा तो क्या करोगे, तो 5 का कुछ नहीं, केवल आपको क्या करना है 2.2 करना है। 6 का बोलूंगा तो क्या करना है आपको 2.4, अप्रोक्स में आप 2.4 लेके बनाओ, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर 7 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। 8 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2. आपका 7 हो जाएगा।
नहीं सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 से 8 होगा, 2.8 होगा। अब वही बोलूँ 9 का, तो 9 का तो आपको पता है 3 हो जाता है। तो ये चीज आपको वैल्यू याद रखना होगा, सिंपल सा है। और ऐसे ही आपको ये सारे में आपको पता रहेगा तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ, ये सब चीज आपको पता हो गया। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो ये आपका 7 है, तो यानी आपका 2 पॉइंट कितना का वैल्यू, 6 का वैल्यू है। अब प्लस ये 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे 3 है, और ये आपका क्या है, 6 का क्या होता है 2.4, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया 5.6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 5.4 हो गया, और ग्रेटर देन ये है। अब आप देख सकते हो कौन संख्या बड़ा है, यही संख्या बड़ा है, यानी पहला वाला आपका सही है। दूसरा वाला भी चेक कर लो, तो ये आपका क्या है √7 है। √7 का क्या होगा, मैंने अभी बताया 2.6 माइनस 5 है, तो 2.2 हो गया। उसी तरीका से √6 का क्या हो जाएगा आपका 2.4 हो जाएगा, और आपका माइनस, और √3 है, √3 का तो सभी को पता होगा 1.7 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया 2.6 से 2.2 जाएगा, तो -4 हो गया, और आपका यहाँ क्या हो जा रहा है 0.7 हो गया। अब आप बताएं अब कौन ग्रेटर है, तो बताओ यहाँ पर ग्रेटर कौन है, तो आपको पता है यानी ग्रेटर ये होना चाहिए, यानी ये गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा ओनली 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पास बोलूंगा कि आप लोग प्लीज स्क्रीन को अपना थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्वेश्चन क्लीन दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपका पूरा जो भी आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था मैं आपको वही पूरा डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था 132 नंबर क्वेश्चन, 2 पाइप एल तथा जे अकेले एक टंकी को क्रमशः 12-15 में घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी उसी टंकी को अकेला 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका एल हो गया, ये जे हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका 12 घंटा में, ये आपका 15 घंटा में, और ये आपका 20 घंटा में खाली कर रहा। तो सबसे पहले टंकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, और ये सब सभी देखो ये सब मैं डायरेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पूरा आराम से जल प्रैक्टिस रहेगा तो आपको पता है 12-15-20 कैल्शियम क्या होता है 60 होता है, तो ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये आपका 3 हो गया, तो यानी आपका एल और जे मिलके आपका 9 लीटर पानी भरेगा, और यहाँ से आपका 3 लीटर पानी ये पी खाली करेगा। तो मतलब तीनों जब एक समय में आपका जब काम करेगा तो कितना लीटर आपका पानी भराएगा 6 लीटर भराएगा, और 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा 10 घंटा, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। टंकी में सतह में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छिद्र को टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 गुना 15, ये सब डायरेक्ट मुंह से ओरली करना है, ठीक है। 15 चौके कितना होता है 60, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत का लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। यानी सिंपल से आपसे क्या पूछा, लेंथ पूछा है। तो देखो ये आपको पास पहले से पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको लेंथ ब्रेथ का रेशियो में दिया हुआ है। तो ये रहा मेरा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, ये आपका 3 रेशियो है, ये आपका 4 रेशियो। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है 2l+b, डायरेक्ट करना है सब चीज, फॉर्मूला आपको पूरा मुंह पे याद रहना चाहिए सभी मेंसुरेशन का जो भी हो, ठीक है। तो l+b मेरा क्या हो जाएगा केवल 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब l+b 70, यानी 3:4 रेशियो, 7 रेशियो का वैल्यू 70 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो आपसे लेंथ का वैल्यू पूछा है मतलब 30, यानी इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, खत्म बस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या बोला, आकाश परचेस एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सोल्ड इट टू राम 20%, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड प्राइस फॉर द विच राम परचेज द आर्टिकल। क्वेश्चन समझ रहे हो, तो जैसा क्वेश्चन बोला बस जल्दी जल्दी पेन उठाना करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला है कि आकाश किसी वस्तु को 20% के छूट पर खरीदता है तथा उसे राम को 20% लाभ पर बेच देता है। तो देखो बात को समझो, अंकित मूल्य का पूछा है आपका अनुपात, और आपका पूछा जिस मूल्य पर राम ने वस्तु को खरीदा था के मध्य का अनुपात क्या होगा। तो मतलब राम ने जो आपको खरीदा होगा, तो देखो समझना बात को, 100 रुपये का कोई चीज है, आकाश किसी वस्तु को 20% के छूट पर खरीदता है, मतलब कितने में खरीदा होगा 80 में खरीदा होगा। फिर क्या बोला आपका, तथा उसे राम को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो यही 80 रुपए को तो आपका लाभ में बेच रहा है 20% का ना, तो मतलब आपका कितने में बेच रहा है 20% इसका, तो 16 रुपए ज्यादा में बेचेगा, मतलब 96 में बेच दे रहा। तब आपसे क्या पूछा था, वही मार्क प्राइस और आपका जो राम ने वस्तु को खरीदा था, तो मतलब आपका खरीदा कितना में था 96 में खरीदा। कौन खरीदा, राम खरीदा। और मार्क प्राइस क्या था मेरा 100 रुपए ही था ना मार्क प्राइस, यानी 100 और 96 का आपसे अनुपात पूछा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, 48, फिर यहाँ पे आपका 25
और ये आपका क्या हो जाएगा 24, यानी इसका आंसर क्या होगा 25 24, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, एक व्यक्ति किसी अनुपात में 12:30 की प्रति किलोग्राम वाले चावल को 16.70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को एक साथ मिलाया है ताकि मिश्रण का कीमत 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो ये तो नॉर्मल सा एलिगेशन लगा दो। तो देखो दो ठो आपको राइस दे दिया, चावल दे रखा है, एक आपको 12 रुपये 30 पैसा करके और एक आपका 16 रुपये 70 पैसे करके चावल का दाम है। अब आपको बोला है कि ये दोनों को मिला के 14 रुपये 40 पैसे में बेचना है। तो बस एलिगेशन लगा दो। और ध्यान रखिएगा एलिगेशन जब भी लगाओगे तो याद रखना इस चीज का कि आपका जो भी यूनिट हो वो आपका एक टर्म में हो। मतलब ये भी कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस है। कभी कभी आपको 14 रुपये 40 बोल के आपको बोल देंगे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तब पहले क्या करना होगा, पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तब जाके आपको लगाना होगा एलिगेशन। तो बस आप एलिगेशन लगा दो यहाँ पास। तो ये देखो 16.70 है, 14.40 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2.30 हो जाएगा, होगा ना 2.30। यहाँ पर आपका 12.30 है, 14.40 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 21, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹15,000 आफ्टर 6 months डी ज्वाइन बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000 एट एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना एक चीज को, कभी भी अगर आपका पार्टनरशिप की बात की जाती है तो देख लो, कभी भी कोई भी आदमी जितना भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कोई भी कितना रुपए भी इन्वेस्ट करेगा और जितना समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो आपका जो प्रॉफिट भी होगा वो उसी अनुपात में मिलता है। बात को समझ गए। अगर आप आज 50 रुपए खर्चा करते हो और 10 दिन के लिए करते हो तो मतलब कितना हो गया 500। तो ये इसी के अनुपात में आपका पैसे भी, आपका प्रॉफिट होगा जो उसके बीच में डिवाइड भी होगा इसी अनुपात में। बात समझ गए। यानी आपका यहां पर आपका क्या बोला, जैसे क्वेश्चन में कोई ए है, बी है, बी आपका बिजनेस को स्टार्ट किया कितने रुपए लगा के, 15,000 रुपए लगा के, यानी ये इन्वेस्टमेंट है। फिर 6 महीने के बाद आपका डी ज्वाइन करता है, मतलब जो डी ज्वाइन कर रहा है वो 6 महीने के बाद कर रहा है, और कितने रुपए के साथ कर रहा है, 40,000 रुपए के साथ कर रहा है। अब एट द एंड ऑफ ईयर इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट। तो आपको वही चीज बता, आपसे पूछ रहा है कि अब उन लोगों के बीच में किस अनुपात में पैसे बटेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, ए आपका शुरू किया था बिजनेस और आपका पूरा 12 महीना तक पैसा लगाया, और जो बी था वो केवल आपका 6 महीना तक पैसा लगाया, तो पैसे भी बटेंगे इसी अनुपात में। तो बस इसका सॉल्व कर लो, यही आपका अनुपात हो गया। अब ये सब तो कैंसिल कर लेना, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल हो गया, 6 का पाड़ा में यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे जो 30 हो गया ना, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 40 होगा, तो 0 0 और कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 और 4 के अनुपात में बटेगा पैसा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है, 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सिंपल, 9 क्रमागत बोला, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है और उसका औसत आपको 18 बताया है। तो चलो ये अगर 18 है, औसत है, तो जाहिर सी बात है ये औसत है, तो आगे वाला नंबर क्या होगा, लगातार में ही होगा। तो 9 संख्या यानी इसके राइट साइड में 4 संख्या होगा और लेफ्ट साइड में आपका 4 संख्या होगा। मतलब समझने के लिए ये आपका 20 होगा, एक आपका 22 होगा, एक आपका 24 होगा और एक आपका 26 होगा। और यहां से पीछे जाएंगे तो आपका 18 है तो 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा, 10 होगा। यही वो संख्या है कि नहीं है, आप ही मुझे बताओ। अगर यही सारे संख्या का आप अगर औसत निकालोगे तो 18 ही आएगा। तो ये चीज आपको पता होगा तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपसे क्या पूछा, 9 संख्या को सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 10 है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पास आपसे बोला 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत। तो सिंपल क्या होगा आंसर बताओ। तो 30/90 3, 100/3 33.33%, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 90 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 90 लीटर पेट्रोल बेचने पर 30 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होता है। तो आपको पता है हम लोगों का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम लोग किस में काउंट करते हैं, तो क्रय मूल्य पे ही काउंट करते हैं। तो समझो 30 लीटर का आपको 30 लीटर का क्रय मूल्य का दाम मतलब आपको हानि हो रहा है, तो 30 लीटर का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ 30 लीटर का, और कितने रुपए में से, 90 लीटर में से। तो बस यही चीज आपको करना था। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 100/3 मतलब 33.33%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या बोला है, ए ने बी को 20% के लाभ पर एक खिलौना टीवी बेचा, बी ने सी को 15% के लाभ पर टीवी बेचा। यदि सी टीवी के लिए 276 रुपए चुकाता है तो ए कितने रुपए में टीवी खरीदा था।
तो क्वेश्चन सिंपल था, समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो चलो मैं इसको एक चीज़ तरीका से बताता हूँ, यहाँ रेशियो को बड़ी अच्छा से इस्तेमाल करना। क्या बोला था, ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ मतलब क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 20% लाभ ही होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो इसका मतलब आपका 20% लाभ में बेचा, मतलब क्या, 5 रुपए का सामान उसने 1 रुपये ज़्यादा में बेचा। बात को समझ गए, यानी ए ने बी को 20% का लाभ में बेचा, मतलब ये आपका 5 का सामान इसको 6 में बेचा गया, मतलब तो यही हुआ। आगे आपका फिर क्या बोला हुआ, बी ने सी को 15% का लाभ पर टीवी बेचा। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका 3 बटा, मतलब आपका अगर देखा जाए तो 15 बटा का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/20 होगा, मतलब 20 का सामान 3 रुपये ज़्यादा में बेचा गया। तो मतलब बी ने आपका सी को कितने बेचा होगा, तो ये आपका बी का सामान 20 रुपये और उसने बेचा था सी को 23 रुपये में। समझ रहे हो, ये तीनों का मैंने केवल रेशियो निकाला। अब रेशियो निकाला तो आपको तो ये चीज़ तो पता होगा, यहाँ आपका क्या आ गया, 20 आ गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों के बीच में जो रेशियो है वो आपका यही है, यानी ये आपका 100 हो गया, ये आपका 120 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 3 18, 6 2 12, 1 13। तो बस यही अनुपात में। अब क्या क्वेश्चन बोला था, सी यदि सी टीवी को लिए 276 रुपये चुकाता है, तो देखो सी का प्राइस कितना है, 138 रुपये, यानी ये 138 276 के बराबर है, ये 138 276 के बराबर है। मतलब आपका एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो, एक रेशियो का वैल्यू 2 हुआ। अब आपसे पूछा था ए का कीमत बताओ, तो 100 रेशियो का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, 200। आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखा, आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पास आपको बोला एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% पुनः आपका बढ़ाया जाता है, तो संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला काफ़ी जगह में आपका यूज़ होता है, केवल आपको सिर्फ यूज़ करने आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बोला 10% 2 बार बढ़ाया गया, तो मतलब 10 + 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21% इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन में कभी कभी 10% कभी घटाया जाता है, फिर कभी कभी बढ़ाया जाता है, या फिर दोनों जगह घटाया जाता है, तो आपको केवल यही फॉर्मूला में डालना है। बस घटाएंगे तो याद रखिएगा माइनस करना है, और जब आप बढ़ाओगे तो प्लस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लो जल्दी से। यहाँ पास क्या बोला है, एल एम से 25% अधिक है, एम एन से 20% कम है, एन ओ से 25% अधिक है, तो यदि ओ 800 है तो एल का मान क्या है। तो फिर से देखो डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपका एल एम एन ओ, तो यही चारों की बात की जा रही है कि वो उससे इतना ज़्यादा, वो उससे इतना कम है, वो उससे जितना ज़्यादा, वो उससे इतना कम है। तो लास्ट में देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, एन ओ से 25% अधिक है, यानी आपका जो सारा कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एल एम पे डिपेंड है, एम एन पे डिपेंड है, बात समझ रहे हो, वो उस पर निर्भर है कि वो उतना होगा तो उससे उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, लास्ट में क्या बोला गया, एन ओ से 25% अधिक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना, सिंपल सा ओ का कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो। अब ऐसा वैल्यू को रखना अपने मन में, या फिर ऐसा वैल्यू को रखना जो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ओ का जगह पे क्या रख लो, सिंपल सा 8 रख लो। मान लो आपका ओ का जो है वो 8 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो, एन ओ से 25% अधिक है, तो 8 का 25% कितना होता है, 2, तो यानी ये आपका 10 है। फिर क्या बोला, एम एन से 20% कम है, तो 20% एन से, मतलब आपका एम जो है वो एन से 20% कम है, तो 10 का 20% कितना होता है, आप ही बताओ, 2 होगा, तो यानी आपका 8 है, क्योंकि 2 कम है ना। फिर एल एम से 25% अधिक है, तो फिर बताओ ये क्या होगा, 10 होगा। तो यही तो रेशियो है उन लोगों के बीच में। तो अब बोला था ओ आपका 800 है, तो यानी ये आपका 800 के बराबर है। आपसे क्या पूछा, एल का वैल्यू पूछा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1000 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लो जल्दी से। क्या बोला, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे स्पीड पूछा है, मतलब टाइम पूछा, तो स्पीड इक्वल टू पहले क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यानी हम लोग को क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, एक काम करो, चलो ये ऐसे ही कर लेता हूँ। अब देखो डिस्टेंस क्या है, तो आपको पता होगा, ट्रेन का लंबाई और प्लस आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका 60 हो गया। अब चूंकि पता है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करो क्या, मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 5/18 से गुना कर लोगे, तो ये 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चल गया, इसको सॉल्व करो बस। तो ये आपका क्या हो गया, 4 72, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, रमन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पर जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसका औसत गति क्या है। तो औसत गति निकालना है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया था, कभी भी दो ठो आपको कोई स्पीड दे दिया जाए और औसत गति पूछा जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में पुट कर देना, डायरेक्ट बिना सोचे समझे इस फॉर्मूला में पुट कर देना। कभी भी दो स्पीड अगर आपको दिया जाए तो, बात को समझ रहे हो। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पास भी क्या करोगे, 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 42, और 42 में क्या से भाग दोगे, तो दोनों को जोड़ के यानी 10 से, यानी इसका क्या होगा औसत गति 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, अब इस वाले क्वेश्चन को देखना, बोला एक देश की जनसंख्या 8% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि देश का वर्तमान जनसंख्या 58,320 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। क्वेश्चन समझ गए, यानी आपको प्रेजेंट का बताया जा रहा है कि आपका ये 58,300 था जनसंख्या, और ये 8% का दर से बढ़ा है। ठीक है, 8% का दर से बढ़ा गया है ये जनसंख्या। तो वही पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितना था। तो आप पहले एक चीज करो, बनाने से पहले आप ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन के थ्रू ही बता दोगे बिना बनाए। अगर कोई नहीं भी बनाएगा तो भी बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आप ही बताओ, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ 15,000, तो आप ही बताओ 15,000 अगर आपका रहेगा तो 2 सालों में क्या 58,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि 8% का दर से बढ़ना है, ना कि आपका 300-400 गुना के दर से बढ़ रहा है। तो ये तो कभी भी नहीं होगा, समझ रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, 5 लाख बोला है, तो बताओ आप ही बताओ, ये 58,000 है तो कभी भी वो पहले से, ये अभी का है प्रेजेंट का है, तो पहले क्या होगा कम ही होगा इससे, तो ये भी आंसर कट गया। अब दूसरा, आपका तीसरा क्या है 50,000, तो जो कि ये आपका पूरा होने के चांसेस है, और ये आंसर भी है आपका। और चौथा वाला देखोगे तो यहाँ पास आपका क्या है, ये देख लो 1,80,000 है, तो वही चीज़ मैंने बताया, ये आपका प्रेजेंट में है तो पहले क्या होगा कम ही रहेगा ना। बात को समझ रहे हो, यानी पहले आपका कम रहेगा, यानी ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अब आप बना सकते हो जैसे भी नॉर्मली आप बना लो, ठीक है। अगर इस रेट से बढ़ रहा है तो ये क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये चीज़ 108% का, मतलब 8% से बढ़ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, इनिशियल निकालना है। तो बस यही चीज़ तो करना है यार, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे फिलहाल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक सेकंड, अगर ये समझ नहीं आया किन्हीं को तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली एक्स मान लो कोई पॉपुलेशन है, पहले आपका 8% का दर से बढ़ रहा, तो मतलब 108 होगा, तो ये आपका पहला 1 साल का, फिर दूसरा साल भी आपका क्या हुआ, ये ऐसे करके ही तो आपका क्या बन गया 58,320। तो यही चीज़ को मैंने एक्स को ना लिख के डायरेक्ट आपका 100 से मल्टीप्लाई किया था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। ये रहा ग्राफ का क्वेश्चन, मतलब आपका डीआई से क्वेश्चन है, और आपको पता होगा डीआई से क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया था 3 से 4। तो देख लेते हैं क्या। तो ये नॉर्मल से आपका एक डीआई दिया हुआ, पहले आप लोग देख लो समझ लो। यहाँ पर आपका लिखा हुआ स्टेट इन 1000, मतलब बिक्री हजारों में, ये आपको दिया हुआ है 8 में 9 में 10 में 11 में 12 13 14। तो ये आपका अलग अलग वर्षों में बिक्री दर्शाया गया, सिंपल सा ये। चलो क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स फ्रॉम 2008 टू 11। तो देखो 2008 से बोल रहा है 11 में क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो 2008 में जो सेल था वो आपका 120 था, और 2011 में कितना है आपका सेल, 170 है ना। ये आपका 170, एक सेकंड, 2011 में कितना 270 है। तो वही बोला कि क्या चेंजेस हुआ। तो देखो 120 से 270 हो गया, तो कितना चेंजेस हुआ है आप ही बताओ। सबसे पहले 150 का चेंजेस हुआ है, तो ये कितना में चेंजेस होगा, 120 में ही ना चेंजेस होगा। तो बस इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट है यार, 125% इसका बढ़ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का पाड़ा में 5 और 3 का पाड़ा में 4, 25 और 25 25 125, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आपसे बोला था कितना परसेंट चेंजेस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे फिलहाल। ये रहा नेक्स्ट डीआई, आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था व्हाट इज द एवरेज सेल इन 1000 फ्रॉम ईयर 2008 टू ईयर 2014। तो आपसे बोल रहा है 8 से लेकर 14 वर्ष तक, मतलब आपका 2014 वर्षों तक क्या औसत रहा है, औसत पूछा है। तो 8 और आपका 14, तो क्या करना, सभी को जोड़ लेना, सभी को जोड़ लेना है। और कितने साल थे, तो 7 साल थे, तो 7 से केवल आपको भाग दे देना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप जोड़ लेना और 7 से भाग दे देना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, ड्यूरिंग हाउ मेनी ईयर द सेल वॉज मोर देन 320,000। तो अब बोल रहा है कि कितने ऐसे साल थे जो 320,000 से ज़्यादा थे सेल। तो देख सकते हो यहाँ 120 है,
180 है, 216 है, 270 है, यहाँ देखो 400 है, तो 400 320 से ज़्यादा हुए कि नहीं हुए, यानी 1 साल हो गया। फिर यहाँ देखो 380, ये भी 320 से ज़्यादा है, 1 और साल हो गया। और यहाँ फिर से 380 है, तो ये भी 320 से ज़्यादा है, यानी 1 और साल हो गया। यानी टोटल कितने साल हो गए जो आपका 320 से ज़्यादा है, यानी 3 साल ज़्यादा है। मतलब 3 साल ऐसे थे वो आप जो आपका 320 से ज़्यादा सेल हुआ था, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन। आपको क्या बोलेगा, एवरेज, आपको बोलेगा कि ये इसका एवरेज से कितना ज़्यादा है। तो पहले एक बार आपको एवरेज निकलवाएगा, एवरेज निकालोगे तब आपसे पूछेगा कि अब बताओ कितना कंपनी उससे ज़्यादा है। समझ रहे हो, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।